हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी IQ माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मामानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 8 मई 2020 है और दिन है फ्राइडे। हमारे टेबल के ऊपर हैं टोटल 8 आइटम्स: ओवरस्टे एंड टैक्स, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, कॉस्टली लेबर, ऑटोमोटिव, फेस्टिव आउटपुट, वीट, रोड और लास्ट में 3 भारत के सामने जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी IQ ने स्मार्ट कोर्स लॉन्च कर दिया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने डिज़ाइन किया है। प्री और मेंस दोनों को कवर करता है ये स्मार्ट कोर्स। EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ज़्यादा जानकारी के लिए आज ही हमारा ऐप जो है वो डाउनलोड करें आपके मोबाइल फ़ोन में। लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं देन चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। एंड डियर फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू फॉलो मी देन चेक आउट माय FB पेज। टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत में बहुत सारे लोग जो हैं उनका ओवरस्टे हो गया है। वो आए थे कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन की वजह से हमारे देश के भी बहुत सारे लोग जो हैं वो दुनिया के अलग अलग देशों में फंस गए हैं और दुनिया के अलग अलग देशों के लोग जो हैं वो भी हमारे देश में फंस चुके हैं। तो ये हो सकता है कि वो ये जो टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो एक डेफिनेशन है उसका पार्ट बन जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो एक ऐसा रूल है कि मान लीजिए पिछले 4 सालों की बात करें तो पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर्स में 4 सालों में अगर आपने भारत में, आप NRI हैं, NRI भी नहीं, आप लेट्स से कि USA के सिटीज़न हैं और पिछले 4 सालों में आप भारत में 365 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा यहाँ पर रहे हैं। इसमें टेक्निकली अगर हम चाहें तो कुछ दिनों की छूट भी होती है कि आप यहाँ पर थोड़े दिनों के लिए रहें, फिर कुछ महीनों के लिए रहें, फिर USA वापस चले गए, फिर वापस भारत आए। तो इसे 4 सालों में आपका टोटल देखा जाता है कि 365 या फिर उससे ज़्यादा अगर वक्त आपने स्पेंड किया है तो आप भारत के टैक्स रेसिडेंट बन जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जो भी कोई ग्लोबल इनकम है तो उस ग्लोबल इनकम के ऊपर भारत सरकार टैक्स लगा सकती है। अब बहुत सारे लोगों का यहाँ पर ओवरस्टे हो गया है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। तो बातें ये आ रही हैं, इनकी डिमांड भी ये है, कोई भी यही डिमांड करेगा कि हमें इसमें एग्जेम्पशन दीजिए। हम आपके देश में ओवरस्टे जानबूझकर नहीं किया है। ये कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है हमारे देश में, आपके देश में, तो इसकी वजह से हम यहाँ पर ओवरस्टे कर गए, वरना हम वापस चले जाते हैं, इसलिए। OECD का फुल फॉर्म क्या है बताइए कमेंट सेक्शन में। OECD बेसिकली ग्लोबल टैक्स रूल्स जो हैं उसको ड्राफ्ट करता है और OECD ने भी एक ऐसा फॉर्मूला प्रिस्क्राइब किया है। बहुत सारे देश जैसे कि UK, USA, ऑस्ट्रेलिया जो हैं वो भी इस प्रकार का एग्जेम्पशंस देंगे। जिन्होंने जानबूझकर ओवरस्टे नहीं किया है तो उनको ये एग्जेम्पशन दिया जाएगा। फाइनेंस एक्ट 2020 ने इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड किया। इसमें बेसिकली ऐसा है कि इंडियन सिटीजन्स और पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैव इंडिया सोर्स्ड इनकम एक्सीडिंग 15 लाख रुपीज will be regarded as income tax residents in a financial year if their stay is 120 days or more and at least 365 days in the past 4 financial years. अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति है, इंडियन सिटीजन हैं, बाहर रहते हैं जनरली, लेकिन अगर उनकी इंडिया में 15 लाख रुपीस से ज़्यादा इनकम है और एक साल में लेट्स से उन्होंने 120 दिन भारत में बिताए हैं तो फिर वो भी टैक्स रेसिडेंट के तौर पर कंसिडर किया जाएगा उनको भारत में, राइट। तो ये एक जो अमेंडमेंट हुआ था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। बेसिकली आपको ये टैक्स रेसिडेंट्स की टेक्निकल डिटेल्स में जाने की आवश्यकता नहीं है, राइट। दिस इज़ जस्ट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, राइट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप CA की प्रिपरेशन करते होते या फिर अकाउंटिंग और उनके साथ जुड़ी हुई जो एग्जामिनेशन हैं उनकी प्रिपरेशन करते होते तो ऑफकोर्स ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता। लेकिन यहाँ पर हमें जो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देख रहे हैं, आई होप यू नो व्हाट आई मीन। फिर बात करते हैं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के बारे में। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का जो पूरा इश्यू हुआ वो हमने डिस्कस किया था। कुछ 26,000 करोड़ रुपीज़ जो इन्वेस्टर्स जो हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए थे, तो ऐसी 6 स्कीम्स थी, 6 ऐसी ऑफर्स थी जिनको फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने बंद कर दिया। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के पैसे जो हैं वो डूब गए हैं। तो सेबी ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को ये एडवाइस दी है कि फ़िलहाल आपका जो मेन फोकस है वो कितने ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द आप इन्वेस्टर्स के पैसे जो हैं वो लौटाए, उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। सेबी ने यह भी बताया कि आपको एक लंबा वक्त दिया गया था, लगभग 12 महीनों का वक्त दिया गया था
और ये सारी कंपनीज को जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे ऐसे हाई रिस्क में अनलिस्टेड ओपेक बिस्पोक स्ट्रक्चर्ड डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किए थे, जिनकी लो क्रेडिट रेटिंग थी, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स चल रही थी जिसमें हाई रिस्क, यहाँ पर जो नुकसान हुआ है ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट पर हुआ है। हाई रिस्क में रिटर्न भी ज़्यादा होता है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होता है, तो यही हुआ है। तो सेबी का कहना यह है कि एक वक्त मिला था आपको, एक लंबा टाइम दिया गया था, लेकिन फिर भी आपने बहुत सारा पैसा जो है वो ऐसे रिस्की रिस्की इन्वेस्टमेंट या फिर रिस्की ऑप्शंस में रखा था, तो फिर अब और ज़्यादा आपकी मदद जो है वो नहीं की जा सकती। बेसिकली फोकस ऑन पेइंग और रिटर्निंग द मनी एज क्विकली एज पॉसिबल। फिर कॉस्टली लेबर, ये तो एक इश्यू डेफिनेटली होना ही था। बहुत सारे लोग काम छोड़कर अपनी कर्म भूमि जो है, जहाँ पर उनको काम मिलता है, जहाँ पर वो काम करते थे, वो छोड़कर अपने गांव वापस चले गए हैं। और क्यों ना चले जाएं, अगर उनको खाना पीना नहीं मिलेगा, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि गवर्नमेंट ने कुछ किया ही नहीं, लेकिन बहुत जगहों पर मदद जो है वो नहीं पहुंची है, तो वो लोग जो हैं वापस चले गए। अब धीरे धीरे सिचुएशन जो है वो बैक टू नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है, खास करके ग्रीन जोन्स में तो बहुत सारी छूट है, तो बिजनेसेस को रीस्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक तरफ इश्यू ये है कि दोनों बड़ी कंपनी की बात करें या फिर छोटी कंपनी की बात करें, लेबर कॉस्ट काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि लेबर की डिमांड इंक्रीज़ हुई है और सप्लाई जो है लेबर की कम है, क्योंकि ज़्यादातर लेबर्स जो हैं, जो मज़दूर हैं, वो अपने गांव वापस चले गए हैं। तो सारे सेक्टर्स में, कंस्ट्रक्शन हो या फिर कंज्यूमर गुड्स हैं, ई कॉमर्स हैं, डिलीवरी का बिजनेस है, ई कॉमर्स डिलीवरी है, वेयर हाउस का स्टाफ है, तो यहाँ पर भी ये हमें लेबर शॉर्टेज या फिर इसमें डिमांड एंड सप्लाई में मिसमैच देखने को मिला है। ई कॉमर्स डिलीवरी और वेयर हाउस स्टाफ जो हैं, उनकी सैलरी 50 से 100% ज़्यादा हो गई। उनके वेजेस जो उनको पैसा दिया जाता है, लेट्स से उनको पहले 100 रुपये दिए जाते थे, तो अब 150 या फिर 200 रुपीज़ देने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं। फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन का कहना यह है कि वो 75 से 100% ज़्यादा पैसे पे कर रहे हैं। गोफर्स का कहना यह है कि उन्होंने 25 से 50% ज़्यादा पे किए हैं, या फिर ज़्यादा पे करना पड़ रहा है उनको वेजेस। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, लॉजिस्टिक्स की बात करें, तो उसमें भी यही सिचुएशन है। ड्राइवर्स कम हैं और जितने ड्राइवर्स हैं वो भी ओवर टाइम कर रहे हैं, वो भी थक जाएंगे, इज़न्ट इट? कितना वो काम कर पाएंगे, फिर दे हैव टू टेक रेस्ट एज वेल। फिर एक तरफ आपको सामान भी सब जगह पर पहुंचाना है, तो बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो हम फेस कर रहे हैं, राइट। और ये सारे इश्यूज़ जो हैं, सिर्फ इसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना, आपको ये देखना है कि जब हम लॉकडाउन को खोलेंगे तो ऑल ऑफ द सडन इकोनॉमी जो है वो, इट्स नॉट लाइक ए कोई फ़ैन की स्विच या फिर लाइट की स्विच की तरह नहीं है कि आपने बंद कर दिया, लेकिन टर्न ऑन करना जो है ये इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम, इट विल ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा। स्विच ऑफ करना जो है दैट वाज ईजी, लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करना जो है दैट इज़ ईजी, लेकिन उसमें से बाहर निकलना जो है दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग, वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये होगी एक हमारी एक बहुत ही कठोर परीक्षा हमारी इकोनॉमी की। फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें समझना चाहिए वो ये है, हम जनरली कहते हैं कि हमारे देश में लेबर जो है वो चीप है। चीप का मतलब है कि बहुत कम पैसों में आपको एक मज़दूर जो है वो मिल जाएगा, इज़न्ट इट? बात भी सही है, लेकिन क्या हम उस मज़दूर के लिए जो रूल्स हैं, क्या हम वो फॉलो करते हैं? क्या ऐसे कोई रूल्स हैं हमारे देश में? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई खेती बाड़ी में काम कर रहा है, लेट्स से कोई खेत मज़दूर है, तो कितने आवर्स के बाद उस मज़दूर को एक ब्रेक मिलना चाहिए? उनके कपड़े, राइट, इंश्योरेंस, डे ऑफ, अगर बीमार हो जाए तो इंश्योरेंस, अगर जॉब चली जाए तो इंश्योरेंस। क्या मीन्स, आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात हुई? दिस इज़ द थिंग, ऐसी बातें हम कभी नहीं सोचते हैं। हमारे देश में बहुत कम ऐसे मज़दूर हैं, यू कैन से स्मॉल लेबर एरिस्टोक्रेसी के, बहुत ही कम ऐसे मज़दूर हैं उनको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ऐसे बहुत, लेकिन ज़्यादातर मज़दूर जो हैं उनका रेट इसीलिए कम है क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें उनको देनी नहीं पड़ती हैं। कुछ कर रहे हैं, लेट्स से कोई काम कर रहे हैं, और ये काम करते करते अगर वो व्यक्ति मर भी जाएगा या फिर उसका हाथ कट जाएगा, कुछ भी होगा, तो ऐसी कोई भी इंश्योरेंस नहीं है कि पूरा जीवन उसको पैसे मिलते रहें। दिस इज़ द रीज़न। तो अब ये चेंज होना चाहिए। ये जो एक्सोडस हुआ है लोगों का, लोग क्यों अपना जो काम कर रहे थे वो जगह छोड़कर चले गए? क्योंकि
आज तक हमने उनको एक्सप्लॉइट ही किया है, आज तक कभी हमने उनके लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा है। तो आई होप कि अब ये चीज़ जो है वो चेंज हो जाएगी। भले ही थोड़ी मजदूरी इंक्रीज़ हो जाए, इट्स फाइन, वो एडजस्ट हो सकता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन हमें फ्यूचर में कभी ना देखनी पड़े। ऑटोमोटिव की बात करें तो सेक्टर ने ऑलरेडी 55,000 करोड़ रुपीस का टर्नओवर जो है उसका नुकसान तो उनका हो चुका है, और जितना लंबा टाइम ये बंद रहेगा रिटेल चेन उतना ही नुकसान जो है वो बढ़ता जाएगा। अब बहुत सारी कंपनीज जो हैं उन्होंने खास करके ग्रीन बेल्ट में, ग्रीन जोन में, उन्होंने अपना बिजनेस जो है वो बैक टू नॉर्मल कर दिया है, या फिर धीरे धीरे बैक टू नॉर्मल, यानी कि रिटेल नेटवर्क जो है 20% जितना वो खुल चुका है। और मज़े की बात यह है कि ग्रीन जोन में कुछ कस्टमर्स की इंक्वायरी भी गई है, कुछ कस्टमर्स जो हैं वो ऑर्डर्स भी उन्होंने प्लेस किया है। तो दैट्स ए गुड साइन, दैट्स ए वेरी गुड साइन। आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखते हुए, नवरात्रि, गुड़ी पड़वा को ध्यान में रखते हुए Hyundai जो है वो भी बुकिंग जो है उन्होंने लेने की शुरुआत कर दी है, तो दैट्स अगेन ए गुड थिंग। 3,500 जितने आउटलेट्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, बाकी बहुत सारे आउटलेट्स जो हैं वो अभी भी बंद हैं। कुछ 4,000 जितने 500 जितने आउटलेट्स जो हैं वो ऐसे रेड जोन्स में हैं, तो उनको तो नहीं खोला जाएगा, दे विल स्टे अंडर लॉकडाउन। लेकिन दूसरे बिजनेसेस को, दूसरे जो सेक्टर्स हैं उनको जल्द से जल्द हमें खोल देना चाहिए, ताकि लोगों की जॉब, सैलरीज, बिजनेस जो हैं ये साइकिल चलती रहें, और कैश सबसे इम्पोर्टेंट, ये भी कैश का फ्लो जो है वो बढ़ने लगे। फेस्टिव आउटपुट की बात करें तो इट्स बेसिकली इजी टू अंडरस्टैंड। बहुत सारे प्रोडक्ट्स, अप्रैल्स यानी कि कपड़े हैं, आपके शूज़, रेफ्रिजरेटर्स, एसीज़, स्मार्टफोन्स, ये सारे बिजनेसेस लगभग 40% जितना बिजनेस जो हैं या फिर प्रोडक्शन जो हैं, आउटपुट जो हैं वो कम करेंगे। अगर वो कम पैदा करेंगे यानी कि कम लोगों की आवश्यकता होगी, कम लोगों को जॉब्स मिलेगी, तो ये सारे इश्यूज हैं। और आपकी पूरी सप्लाई चेन जो आपने अभी तक किया था कि मैक्सिमम अचीव करने की कोशिश की जा रही थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन्स प्रोड्यूस कर सकें, ज़्यादा रेफ्रिजरेटर्स प्रोड्यूस कर सकें, कम से कम टाइम, कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर सकें। लेकिन अब आपको यही सारी सिस्टम जो है, आपने एक चीज़ बनाई थी स्पीड के लिए, लेकिन अब आपको वहीं पर स्पीड ब्रेकर्स बनाने पड़ रहे हैं, आपको धीरे धीरे प्रोडक्शन करना है, तो इससे भी बहुत बड़ा नुकसान और चैलेंजेस होंगे। तो दिस इज़ बेसिकली, कहने का मतलब यह है कि फेस्टिव सीज़न में भी जो आउटपुट हैं वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, और इसकी इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी हमें देखने को मिलेगी। ये छोटी सी खबर थी, लेकिन जो 3 पॉइंट्स मैं आपके साथ एंड ऑफ दिस डिस्कशन या फिर लास्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसके साथ ये रिलेटेड हैं। फिर वीट प्रोडक्शन की बात करें या फिर पर्टिकुलरली वीट प्रोक्योरमेंट की बात करें तो सरकार का टारगेट है 40 मिलियन टन्स, और इसमें से 21 मिलियन टन्स की ख़रीदारी जो है वो लगभग हो चुकी हैं। 15 अप्रैल से शुरुआत की थी सरकार ने प्रोक्योरमेंट की। जनरली 1 अप्रैल से शुरुआत हो जाती है, लेकिन 15 दिन लेट थे, तो बताया जाता है कि और इसको 30 जून तक कंटिन्यू भी किया जा सकता है। कुछ जगहों पर अनसीजनल बारिश हुई है, तो इसकी वजह से फसल थोड़ी ख़राब हो गई है, और सरकार ने थोड़ी बहुत छूट भी दी है यहाँ पर। थोड़े बहुत अगर वीट जो है वो बिगड़ गए हैं या फिर उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो भी किसान को नाराज़ नहीं कर रही हैं। राइट, सरकार जो है वो ये चावल जो ये जो गेहूं है वो ख़रीद रही है किसानों से। चावल की बात करें तो राइस प्रोक्योरमेंट जो है वो खास करके सदर्न स्टेट्स में से 4.49 मिलियन टन ख़रीद लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है इसमें 7 मिलियन टन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है फूड ग्रेन। तो ये जो टोटल 3 महीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो उसका लगभग 58% जितना सामान जो है वो सरकार ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो दैट्स ए गुड थिंग एज वेल। फिर रोड की बात करें तो एज वी ऑल नो यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन में भी आपको मज़दूरों की आवश्यकता है, और यहाँ पर भी एक शॉर्टेज है, तो बहुत सारा काम जो है वो बंद था। कई सारी जगहों पर छूट छाट मिल गई है, बहुत सारी जगहों पर कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हो चुकी है। रोड कंस्ट्रक्शंस में बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है एज वी नो, तो सरकार सेक्टर स्पेसिफिक रिलीफ मेजर्स जो हैं वो उठा रही हैं कि रोड प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं तो उनको टाइमलाइंस उनकी एक्सटेंड की जाएगी, उनको बिजनेस में जो लॉस हुआ है तो उसका कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। पेमेंट की साइकिल जो है वो थोड़ी स्पीडियर कर दी जाएगी। पहले अगर आपको 90 डेज़ के बाद पेमेंट मिलता था, तो लेट्स से कि गवर्नमेंट आपको हर महीने पेमेंट देगी, ताकि आपकी लिक्विडिटी का फ्लो जो है वो चलता रहे। और वे सारे बिजनेसेस, फॉर एग्जांपल टोल
तो टोल एग्जेम्पशन दिया गया था, टोल में ट्रैफिक भी ड्रॉप हो गया था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो जितना दिन लेट्स से 50 डेज 60 डेज बंद रहा देश, तो उतना 60 डेज जो है वो एक्स्ट्रा उनको दिए जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट में। तो इस प्रकार से सरकार जो है वो मदद करेगी। 3 बड़े चैलेंजेस जो भारत को फेस करने पड़ सकते हैं या फिर भारत फेस डेफिनेटली करेगा, उसमें से सबसे पहला है हेल्थ चैलेंज। देखिए हमारे देश में ये जो कर्व हैं, ये जो स्लो डाउन हुआ है इस कोरोना वायरस के स्प्रेड में, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। लॉकडाउन ने अपना डेफिनेटली एक कमाल दिखाया है, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि हम हमारी इकोनॉमी को धीरे धीरे बैक टू नॉर्मल ले जाएं। तो केसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं, राइट। बहुत सारे ऐसे ग्रीन जोन्स थे जहाँ पर छूट दी गई, तो वहाँ पर केसेस में हमें थोड़ा बहुत राइज देखने को मिला है। तो रिस्ट्रिक्शंस को रिलैक्स करेंगे तो केसेस तो ऊपर जाएंगे, तो इसको हमें एक्सेप्ट करना होगा। जब तक वैक्सीन ना मिले तब तक स्ट्रिंजेंट जो लॉकडाउन के रूल्स हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीज़ों को हमें फॉलो करना होगा। दिस इज़ चैलेंज नंबर 1। चैलेंज नंबर 2 जो है वो है सप्लाई चेन। आजकल कंपनीज जो हैं उनका रॉ मटेरियल, उनका सोर्सेज, प्रोडक्शन, पैकेजिंग, ये देश के अलग अलग या फिर स्टेट के अलग अलग रीजन में उनको जहाँ पर से उनको बेस्ट मिलता है, तो ऐसी ही पूरी उनकी चीज़ें जो हैं वो पैदा करते हैं। तो बहुत सारी जगहों पर लेबर की शॉर्टेज है, जिसके बारे में हमने डिस्कशन की। बहुत सारी डीलरशिप्स जो हैं वो बंद हैं। बहुत सारे आपके प्रोडक्ट्स ऐसी जगहों पर हैं जो रेड जोन्स में हैं। और रिटेल फुटफॉल्स की बात करें, या फिर अगर आप लेट्स से कार भी प्रोड्यूस करते हैं, तो आपकी कार खरीदने वाले लोग जो हैं वो काफ़ी कम हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इनकम का सोर्स डिस्टर्ब हो चुका है। सेकंड थिंग इज़ पैसे बचाने के बारे में सोचेंगे लोग रादर देन स्पेंडिंग मनी। फिर सेफ्टी के बारे में भी सोचेंगे कि बाहर जाना ठीक होगा नहीं होगा, इन सारी जगहों पर जाना, खरीदी करना, या फिर खाने पीने की चीज़ें, ग्रोसरीज़ के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। तो सप्लाई चेन जो हैं ये भी डिस्टर्ब हो सकती हैं, या फिर हो ही रही है और ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये सेकंड चैलेंज है। और थर्ड जो है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्विन बैलेंस शीट के बारे में आपने सुना होगा। ट्विन बैलेंस शीट यानी कि ऐसी सिचुएशन जिसमें बैंक्स ज़्यादा पैसे देने की हालत में नहीं है बिकॉज ऑफ ट्विन बैलेंस शीट में ये होता है, बैलेंस शीट एसेट और लायबिलिटीज़ होती है। तो एक कंपनी है, उन्होंने बैंक से लोन ली है, तो वो हो गई उनकी लायबिलिटी। एक दिन तो उनको वापस पैसे पे करना है। और बैंक जो है उनकी एसेट है लोन, उन्होंने दी है एक कंपनी को। वो पैसे अगर वापस नहीं आ रहे तो बैंक की एसेट जो है लायबिलिटी में, मीन्स उनकी जो बैलेंस शीट में जो एसेट वाली साइड है वो ख़राब हो गई, और यहाँ पर उनकी लायबिलिटी जो है वो रेड में है। तो ये है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, कि कंपनी पैसे वापस नहीं दे पाती, बैंक को पैसे नहीं मिलते, तो एनपीए बढ़ता जा रहा है, तो वो फिर दूसरों को नहीं दे पाएंगे और अपना नुकसान होगा। तो ये एक इश्यू था। अब शेडो बैंक्स यानी कि एनबीएफसीज में भी, एनबीएफसीज की भी हालत ये हो गई। तो ये ट्रिपल बैलेंस शीट प्रॉब्लम, और अब ये लॉकडाउन की वजह से ये क्वाड्रुपल हो सकता है। क्वाड्रुपल यानी कि हाउस होल्ड जो हैं, हाउस होल्ड यानी कि हम सब, राइट, लोग जो हैं, एक घर जो हैं, उन्होंने अगर कोई छोटी बड़ी चीज़ें खरीदी हैं तो उनकी भी, कॉरपोरेट की जो थी वो अलग थी, उन्होंने बड़ी लोन्स ली थी, लेकिन यहाँ पर रिटेल लोन्स जो हैं वो भी एनपीए हो सकती हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा हो सकता है। और बैंक्रप्सी अगर होगी लोगों की, कंपनीज़ की, तो इसकी इम्पैक्ट वेजेस, जॉब्स और कंजम्पशन के ऊपर होगी, और बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी इसका स्ट्रेस होगा, तो इकोनॉमी के ऊपर भी इसका स्ट्रेस जो है वो बढ़ेगा। तो ये 3 बड़े चैलेंजेस हैं भारत के सामने। आई होप ये 3 चैलेंजेस से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, खास करके ये थर्ड जो था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्वाड्रुपल जो मैंने बताया वो। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन है आपके लिए, एक तो मैंने ओईसीडी वाला ऑलरेडी आपको पूछ लिया है, दूसरे 2 क्वेश्चंस ये हैं, और यहाँ पर होगा भी ये, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पूरा लेक्चर नहीं सुनते, तो उनको पता ही नहीं चलेगा ये क्वेश्चंस के बारे में। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, भारत ने एक ऑपरेशन की शुरुआत की है कि हम हमारे जो लोग हैं दुनिया के अलग अलग देशों में फंसे हुए हैं तो उनको वापस लाएंगे। तो एयरवेज के माध्यम से जिनको लाया जाएगा तो उसके लिए एक खास ऑपरेशन या फिर मिशन का नाम है, और नेवल या फिर वाटरवेज से वापस लाया जाएगा तो उनके लिए भी एक अलग नाम है। तो ये क्या है, ऑपरेशंस या फिर मिशंस के नाम? तो टोटल हो गए 3 क्वेश्चन, एक है ओईसीडी वाला और ये 2 क्वेश्चंस। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।